स्वागत है आपका 10 ट्रेड में। और एक बार निफ्टी स्क्रीन पे लेके आइएगा। निफ्टी अपनी शार्पनेस को, अपने पुल बैक को लगातार बढ़ा रहा है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 200 पे समर्थन लेने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद, इट्स नाउ सस्टेनिंग अबाउट 300। 300 वो पहला क्लस्टर था जो कि पुट राइटर्स का जोन था, जिसको हमने गैप डाउन के साथ सरेंडर कर दिया, बट उसको रीगेन करना पुट राइटर्स को मेरे ख्याल से थोड़ा सा कन्विक्शन देगा। पैनल आपकी स्क्रीन पे, जिनसे करेंगे बातचीत, और कुछ देर में हम कुछ और विषयों पर और स्टॉक स्पेसिफिक समरी पर बातचीत करेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके सौमिल और अमित जी जुड़ चुके हैं। प्रकाश का बसर माना जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी। आप सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं मेरी तरफ से और CNBC आवाज परिवार की तरफ से। सौमिल, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। मेरे 2 पिक्स होंगे लार्ज कैप्स में से। पहला होगा DLF। लास्ट वीक से ही थोड़ा सा मैं बुलिश हूँ रियल एस्टेट सेक्टर पर। मुझे लगता है कि सारे स्टॉक्स अच्छे लगेंगे, लेकिन यहाँ पर DLF मेरा पिक रहेगा फ्रॉम द पैक। स्टॉप लॉस रहेगा 765 का और टारगेट रहेगा 825 का। 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर जो कंसोलिडेशन हो रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो ऊपर की तरफ टूटेगा। वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप, मोमेंटम इंडिकेटर्स में फ्रेश बाय सिग्नल आया है, तो DLF में बाय रहेगा। दूसरा स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील मेटल पैक में आज अच्छा मोमेंटम है और टाटा स्टील हैज बीन कंसोलिडेटिंग। ये कंसोलिडेट कर रहा है कुछ समय से, लास्ट 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन से, और मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम में है। स्टॉप लॉस रखेंगे 168 पर और टारगेट रहेगा 178 पर। ओके, मेटल से आपके स्क्रिप्ट्स 2 आप पिक करते हुए अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। वीरेंद्र जी, मेरे समय के 2 ट्रेड्स रहेंगे। पहला रहेगा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। इसको अगर हम देखें तो स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ है। एक स्विंग ब्रेकआउट हम फर्दर यहाँ पे देख रहे हैं। करंटली प्राइस इसका लगभग 1618 रुपीज का है। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1600 रुपीज का और हमारे टारगेट्स रहेंगे 1650 के। दूसरा स्टॉक मैं लेना चाहूंगा ऑटो क्षेत्र से, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प एक अपने पुल बैक से एक अपमूव वापस जनरेट कर रहा है। यहाँ पे अभी भी ट्रेंड काफी बुलिश और इंटैक्ट है। एक ऑर्डरली पुल बैक हुआ और एक कंटिन्यूएशन मूव देख रहे हैं। 5400 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 5600 के। ओके, चोला इन्वेस्ट आपकी कॉल्स। प्रकाश सर, आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग टू यू वीरू। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान जिंक। अच्छा मूव चल रहा है। 465 के अंडर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगेंगे 460 का करीब, अंडर 5 रुपीज। फर्स्ट टर्म टारगेट 575। यस, हिंदुस्तान जिंक पॉसिबल है, आपको मिल सकता है। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे वो है आई थिंक बजाज ऑटो। ट्रेड कर रहा है 9080। स्टॉप लगाना चाहिए 9000, 80 रुपए का स्टॉप। टारगेट मेरे ख्याल से हो सकते हैं 9200 बजाज ऑटो। ओके, प्रकाश सर के 2 ट्रेड्स। ये मानस जी, आपके 2 ट्रेड्स। तो देखिए, LIC इंडिया की थोड़ी देर पहले वीरेंद्र जी बात हुई थी और वहां पर ऑलरेडी हमने ब्रेकआउट देख लिया है। उस टाइम पे खरीदारी नहीं की थी, तो करंट लेवल्स पे भी LIC इंडिया में खरीदारी करनी है। 899 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 930 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है LIC इंडिया में। जो दूसरा स्टॉक है वो NBCC का है। NBCC में अगर आप देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है, तो 111 रुपए के स्टॉप लॉस NBCC में खरीदारी करनी चाहिए और 115 रुपए के टारगेट सेट करने चाहिए। NBCC में आपको एक स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अच्छा अमित जी, आपने अगर अब तक PSU बैंक्स की स्कैनिंग करी हो, PSU बैंक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग और रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए मतलब करीब 5-7 सेशन आपके पास बचे हैं, वो शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट अगर प्ले करना हो तो किस पे? SBI, कैनरा बैंक, PNB, किस पे प्ले करना चाहेंगे आप वो? वीरेंद्र जी, वैसे तो बैंक ऑफ बड़ौदा सारे PSU बैंक्स अच्छे हैं, बट मेरा थ्रस्ट रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अंडर परफॉर्मर रहा है। जब भी पहले एक मूव आता था दूसरे परफॉर्म करते थे और ये बैंक थोड़ा सा लैगार्ड रह जाता था। यहाँ पे एक रिलेटिव स्ट्रेंथ पिकअप कर रही है। एक फॉलिंग चैनल का बहुत बड़ा ब्रेकआउट है यहाँ पे, एंड दैट ब्रेकआउट हैज बीन कंफर्म्ड विद वॉल्यूम्स पिछले हफ्ते लगभग 840 850 के लेवल्स पे। मोमेंटम इंडिकेटर्स और ADX यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि इस सीरीज में ये 920 तक के टारगेट्स भी हिट कर सकता है। यहाँ पे कोई भी डिप आए या करंट प्राइस में भी पोजीशन बनाए, स्टॉप लॉस रखेंगे 845 रुपीज का।
ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 863 पे आपका कन्विक्शन आइडिया, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला स्टॉक पीएसयू बैंकिंग स्पेस में। अब एक काम करते हैं, एक नज़र निफ्टी पे एट डे हाई इट्स 25321 मेटल्स अब एक शार्प स्विंग प्रोवाइड करते हुए और निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट हिटिंग 55600। शानदार रिकवरी, फर्स्ट स्टेप इस बाजार ने बहुत बेहतरीन तरीके से बाय किया। यहाँ से आगे चलते हुए आई थिंक ये वीज़ा कॉस्ट में, वीज़ा फ़ी में जो बढ़ोतरी की गई है, इस पर क्या एक सेंस बन रही है? पूरे मार्केट्स पे क्या अप्रोच की बात करते हैं। आज से जीएसटी का जो कट हुआ वो एप्लीकेबल है, उसका लाभ आपको मिलेगा। मार्केट्स के डायनामिक्स पे और दिशा पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाजार के एक वरिष्ठ विशेषज्ञ श्री सुनील सुब्रमण्यम मौजूद हैं। सुनील सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से, CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी आईटी। हम सब एक कॉल ले रहे थे कि जनाब निफ्टी आईटी में थोड़ा सा रिकवरी पॉसिबल है। वो आई थिंक कन्विक्शन टू बाय दैट कोलैप्स इन निफ्टी आईटी वो इमर्ज हुआ इन्फोसिस के बायबैक के बाद, उसके बाद मिड कैप आईटी में रुझान। बट आप एग्जैक्टली इस वीज़ा H1B वीज़ा कॉस्ट को जो बढ़ाया गया है कैसे रीड कर रहे हैं सर? क्या ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगा? इस पर आपका व्यू, मार्जिन्स पे क्या इम्पैक्ट होगा उस पर आपका व्यू, और मार्केट को कैसे लेगा? कैसे अप्रोच करें इस ओवरसोल्ड इंडेक्स को, इस ओवरसोल्ड सेक्टर को इस वक्त? आपने सही कहा ओवरसोल्ड, क्योंकि वाईटीडी परफॉर्मेंस देखे तो निफ्टी 7% ऊपर है और आईटी इंडेक्स 17% नीचे है। 25% का अंडर परफॉर्मेंस रहा है और इसके पीछे कई कारण हैं। इसके पहली वाली बात करते हैं तो ओवरऑल एआई की एक थ्रेट है और यूएस की स्लोडाउन के कारण आईटी बिजनेसेस में क्या डिमांड बढ़ेगी कि नहीं, ये आईटी इंडेक्स के ऊपर हावी थी। और जैसे आपने कहा कि पिछले एक महीने में और परसों को छोड़ते उसके पहले देखे तो एक महीने में निफ्टी आईटी आउट परफॉर्मर रहा था कंपेयर टू निफ्टी, यानी एक बाइंग ऑन डिप्स और बहुत ओवर करेक्शन हो गया करके ओवरसोल्ड टेरिटरी से आई थिंक फंड मैनेजर्स इसको खरीदना शुरू कर रहे थे। तो ये जो फ्राइडे को जो हुआ कांड इन टर्म्स ऑफ दी H1B वीजा, इनिशियली उसका न्यूज बहुत बैड था और भयंकर था, क्योंकि जो हवार्ड लुटनिक ने ट्रंप के साथ बैठे हुए कहा कि ये एनुअल फी होगी और रिन्यूअल्स पे भी लगेगी, तो वो बहुत भयंकर इंपैक्ट सामने दिख रही थी। बट उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन आया, तो मैं मानता हूं कि ये क्लैरिफिकेशन के बाद अभी जो हो रहा है मार्केट में खाली नी जर्क रिएक्शन है। मैं क्यों बताता हूं आपको, क्योंकि आप देखें तो यस, आउट ऑफ 85,000 H1B वीजास करीबन 60-65 हजार इंडिया को मिलते थे, मगर उनमें से अगर टॉप 5 आईटी कंपनीज की बात उठाएं, खाली 13,000 ही टॉप 5 आईटी कंपनीज को मिला है लॉटरी सिस्टम के अंदर। तो कहां गए ये बाकी के अप्रूवल, बाकी सेक्टर्स, और खास करके आपको अमेरिकन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इनकी ज्यादा उधर हिस्सा थी। मैं क्यों बता रहा हूं कि ये 10-15 हजार की जो एनुअल इनको मिल रहा था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडियन आईटी कंपनीज ने ऑलरेडी हमने जो ऑनशोर वर्क करना था उसके लिए लोकल्स की हायरिंग 20 से 50% तक ऑलरेडी वो लोकल अमेरिकन को इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसका इंपैक्ट अगर आप देखें तो 15-20 हजार उनकी टोटल टॉप 5 आईटी कंपनीज की जनसंख्या यानी एम्प्लॉय संख्या 15 लाख है। तो ये 15 लाख के अंदर 1% भी बचता नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये जो अभी तो क्लैरिफिकेशन आ गई है, ये खाली फ्रेश के ऊपर लगेगा और वन टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल में ये H1B में अप्लाई ही नहीं करेंगे, क्योंकि 10-15 हजार के लिए मैं जो के $100,000 पे करूं, क्योंकि तनख्वाह एवरेज में 60-70 हजार ही होती है इन एम्प्लॉयज की। तो उसमें मैं समझू कि 6 साल की बात उठाएं तो 17,000 पर ईयर मैं क्यों उनके लिए इनकर करूं। तो मेरे ख्याल में ये कंपनियां H1B को करीबन भूल जाएगी समझ लीजिए, और अपना जो दो तीन चीज है इसके पीछे, कितना आउटसोर्स कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। नियर शोरिंग कनाडा, मेक्सिको और लैटिन अमेरिका से कितना कर सके वो करेंगे, और थोड़ा बहुत अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकन एम्प्लॉइज को हायर करेंगे, थोड़ा कॉस्ट बढ़ेगा। तो ओवरऑल आपने पूछा कि मार्जिन के ऊपर इंपैक्ट, मेरा मानना है कि ईपीएस के ऊपर 2 to 4 बेसिस पॉइंट्स का ही इंपैक्ट आप देख सकते हैं, स्पेशली दिग्गज आईटी कंपनियों में, क्योंकि उनके पास एडिक्वेट स्ट्रेंथ है, एडिक्वेट ऑफिसेस है ये सब करने के लिए। तो मेरा मानना है कि जो करेक्शन आ रहा है वो सेंटिमेंटल है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन के बाद
इस चीज के कारण एडिशनली अभी आईटी सेक्टर के ऊपर एक आउटलुक नेगेटिव थी, उसका चल रहा था, वो ओवरसोल्ड टेरिटरी आज थोड़ी और ओवरसोल्ड हो गई है। मगर मॉर्निंग से मैं देख रहा हूँ कि 3.5% नेगेटिव से शुरू हुआ, अभी आई थिंक 2.5% के करीब है, थोड़ी बहुत रिकवरी है। तो मेरे लिए आपको एक मीडियम टर्म आउटलुक रखेंगे तो ये बाय ऑन डिप्स बनता है स्ट्रेटेजी। नेचुरली कुछ दिन के लिए ये एक ओवर रिएक्शन चलेगा, ऐसा नहीं कि आज खरीदें तो कल आपको मुनाफा होगा, मगर एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए मैं मानता हूं कि ये करेक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है। 25% का आउट परफॉर्मेंस इंडिया का कोई टॉप सेक्टर है ये, इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कंपनीज, तो कैश उनके पास है, डिविडेंड यील्ड जो ये देते हैं अगर आप खरीदे, तो ये सब मानकर मेरा मानना है कि करेक्शन तो रहेगी, क्योंकि रिटेल निवेशक जाके बेचेंगे, खबर सभी अखबारों में नेगेटिव खबर फैल रही है, चैनल्स में भी फैल रही है, तो उसका इम्पैक्ट रहेगा। एक नॉर्मल बायर जाके डरेंगे, वो तो इशू नहीं है, मगर लॉन्ग टर्म निवेशक के तौर पर मेरा मानना है कि ये एक अक्यूमुलेशन का टाइम है, क्योंकि जब स्थिति में सुधार आएगी, जैसे रेट कट फेड का और 2-3 रेट कट होंगे, उधर बीएफएसआई सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा। बीएफएसआई सेक्टर बहुत बड़ा बायर है आईटी सर्विसेज का, तो ये सब चीज धीरे धीरे सामने आएगी और एक ना एक दिन एफआईएस की वापसी जोरदार होगी, तो ऑटोमेटिकली पैसिव फंड्स का करीब 10-12% तो इंडेक्स में ही आईटी का शेयर है, तो पैसिव फंड्स की खरीदारी भी शुरू होगी। तो मेरा मानना है कि टू समराइज आईटी के व्यू में डर है, मगर इस डर के आगे जीत है। पेशेंस चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी चाहिए, वॉलेटिलिटी को हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए, मगर मौका ऐसा ज्यादा नहीं आएगा कि एक इतना ओवरसोल्ड सेक्टर को खरीदने का। सुनील सर, आपने इस सेक्टर पे काफ़ी बात करी, बस मैं 10 सेकंड आपके और चाहूँगा, 20 सेकंड इसी सेक्टर पे। ज़्यादा झुकाव आपका किस पे है, मिड कैप आईटी पे, लार्ज कैप आईटी पे? लार्ज कैप पे, क्योंकि मिड कैप आईटी में एक वो बहुत डिपेंडेंट है, उनके पास उतना डेप्थ नहीं है, तो मैं कहूंगा कि लार्ज कैप आईटी पे भरोसा रखें। लार्ज कैप आईटी। अच्छा, एक थीम जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज हमारा डिस्कशन शुरुआत में एक ग्लोबली एसोसिएटेड स्पेस पे हो रहा है, आईटी पे बात करी। निफ्टी मेटल इंडेक्स, सुनील सर, आई मीन इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड कर रहा है, गोल्ड इज एट ऑल टाइम हाई, सिल्वर इज एट ऑल टाइम हाई। इस मेटल स्पेस को कैसे अप्रोच रखें अगर किसी का इन्वेस्टमेंट व्यू है? हालांकि मैं मेटल्स पे सिंस इट्स सिक्लिकल, बहुत आप एक लॉन्ग टर्म व्यू नहीं बना सकते, लेकिन ये फेज कहाँ पर है? क्या मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है या फिर अभी भी ये इंटरमीडिएट पोजीशनिंग इसकी लग रही है आपको मेटल्स की? इंटरमीडिएट पोजीशनिंग लग रही है। मैं कहा कि एक अगर गोल्ड और सिल्वर को हटा दें, क्योंकि उधर तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, और गोल्ड और सिल्वर में सेंट्रल बैंक बाइंग के कारण ही आपको एक पॉजिटिव रुझान दिखेगा, तो गोल्ड और सिल्वर प्रेशियस मेटल्स को अलग रखते हैं। तो उसके अलावा फेरस और नॉन मेटल्स की बात करें तो चाइना एक बहुत बड़ा बायर होता था, क्योंकि जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल चल रही थी तो 50% ऑफ वर्ल्ड आयरन ओर चाइना के पास जा रहा था। मगर चाइनीज इकोनॉमी आज उस मैन्युफैक्चरिंग स्थिति से एक कंजम्पशन की ओर बढ़ रही है, तो वो नेचुरली मेटल्स का डिमांड उतना नहीं होगा। और ये क्यों खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बैलेंस करने वाली बात है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गवर्नमेंट कंटिन्यूसली कर रही है, और अभी प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स में भी मैं 6-9 महीने 1 साल में बढ़ते हुए दिख रहा हूं, तो स्टील एंड कॉपर और एल्यूमिनियम, इनकी डिमांड तो डोमेस्टिकली स्ट्रांग रहेगी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि दाम इनके लंदन मेटल एक्सचेंज में फिक्स होते हैं, तो ग्लोबल, जैसे आपने कहा ये ग्लोबल सिक्लिकल है, इनके दाम इंडिया के डिमांड सप्लाई से संबंध नहीं रखते। इंडिया में डिमांड स्ट्रांग होगी, मगर दाम इंटरनेशनली डिसाइड होगा, और ओवरऑल इंटरनेशनली एक स्लोडाउन की बात हो रही है, और चीन में भी जैसे मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग टू कंजम्पशन की एक बदलाव आ रही है। तो मेरा मानना है कि ये टैक्टिकल कॉल से कोई टेक्निकल ट्रेडर्स कॉल ले सकते हैं, मगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर मैं कहूंगा ये इंटरमीडिएट है, डिमांड स्ट्रांग, बट प्राइस एक्शन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसको पोर्टफोलियो में एक हिस्सा में रखे और इसको टैक्टिकली प्ले करे, ये स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म कॉल नहीं ले सकते हैं इसमें। जी हाँ, टेक्निकली प्ले करें, ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म कॉल नहीं है, आपको स्विंग को खेलना है, हालांकि स्विंग अभी भी इंटरमीडिएट है, अभी याद रखिएगा। अच्छा, एक दो बास्केट पे और आते हैं सर, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है इस बार। इंश्योरेंस स्टॉक्स अलग ही हैं, और अब जीएसटी यहाँ से हटने के बाद आपको क्या लग रहा है? आई मीन अभी इस स्पेस पे आपका टेक क्या है? ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं दो लीडर इन द स्पेस, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, कैसे अप्रोच करें? इंश्योरेंस में आपका कन्विक्शन क्या कहता है?
मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग है। देखिए, नेगेटिव न्यूज थी कि उनको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, तो इसके कारण क्या मार्जिन्स उनके अफेक्ट हो जाएंगे। मगर मेरा मानना है कि टोटल अंडर पेनिट्रेशन इतना ज्यादा है, और अगर कोई भी एक लाइफ इंश्योरर या एक हेल्थ इंश्योरर देखता है कि 20%, 18% है, मगर 20 मान लीजिए, 20% मेरी प्रीमियम घट रही है, तो नेचुरली ये पेनिट्रेशन के लिए बहुत बहुत अच्छी खबर है। तो अल्टीमेटली वॉल्यूम्स विल मेक अप फॉर जी जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट में इनको लॉस दिख रहा है। और ये सब लॉन्ग टर्म प्लेस है, क्योंकि हर इंश्योरेंस पॉलिसी 10-20 साल की होती है। तो एक्चुअल कैलकुलेशन से मेरा मानना है कि अल्टीमेटली ये इनपुट टैक्स की क्रेडिट जो है, उसकी जो लॉस है वो थोड़ा बहुत ये मेकअप कर लेंगे अपने, जैसे प्रीमियम की जो प्राइसिंग होती है। अभी सालाना आपका प्रीमियम बढ़ता है, अभी कितना जीएसटी के कारण घटा और कितना आपके एक्चुअल रिस्क फैक्टर्स के कारण बढ़ा, ये कोई एक ब्लैक बॉक्स है, तो ये कंपनियां मैनेज कर लेगी। तो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव बूस्ट ओवरऑल मार्केट एक्सपेंशन का जो जीएसटी के रिमूवल से हुआ है, वो ओवरऑल पॉजिटिव है फॉर पेनिट्रेशन, और ये कंपनियां अपना P&L अच्छी तरह मैनेज कर लेगी। तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिख रही, मेरा व्यू पॉजिटिव ही है ऑन द इंश्योरेंस सेक्टर। ओके, अच्छा सुरेश सर, फाइनली निफ्टी और निफ्टी बैंक पे आपके कमेंट्स, ये बाजार की दिशा क्या नज़र आ रही है आपको? आपके पास जितने भी अच्छे न्यूज़ फ्लोज थे, मोर स्पेशली दैट जो वो 15 अगस्त की स्पीच थी प्रधानमंत्री जी की, उसके बाद जीएसटी कट, उसको अमली जामा पहनाया गया। फाइनली अगर आप देखें आज वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, वो जीएसटी कट। अब हमारा मेरे ख्याल से और 10 दिन बाद, 12 दिन बाद फोकस होगा क्वार्टरली अर्निंग्स। एफआईएस की जो प्लेसमेंट थी वो उसमें काफ़ी रिकवरी आई है, शॉर्ट्स काफ़ी कवर हुए हैं। क्या लग रहा है, मैं दशा यहाँ से पॉजिटिव ही रहेगी? किस ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रहे हैं हम? और डोमिनेट क्या करेगा? बैंक्स डोमिनेट कर सकते हैं क्या स्पेस को? मैं समझता हूं कि बैंक्स में पीएसयू बैंक्स डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक सीआरआर कट भी लागू होने लगा है सितंबर फर्स्ट वीक से, राइट। तो वो बेनिफिट भी मिलता है, जो बैंक ज्यादा अपना पैसा गवर्नमेंट के साथ 0 इंटरेस्ट पे रख रही थी, तो ये पीएसयू बैंक्स की है, उनके एक पॉजिटिव आउटलुक है। सेकंड, आप देख रहे हैं तो नेचुरली शॉर्ट टर्म में आपको एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ी निम के ऊपर प्रेशर आ सकती है, क्योंकि इस फेस्टिवल सीजन में मैन्युफैक्चरर्स प्लस बैंक्स प्लस फाइनेंस कंपनीज सब मिलाकर प्रोडक्ट प्राइसिंग ईएमआई को कम कराने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मार्जिन को सैक्रिफाइस करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसी में थोड़ी वॉल्यूम की बढ़त अच्छी होगी फेस्टिवल सीजन के कारण, मगर मार्जिन पे थोड़ी प्रेशर। मगर पीएसयू बैंक्स की आउटलुक अगर थोड़ी लंबी दिशा में देखें, तो अल्टीमेटली ये फेस्टिवल सीजन की सेल्स आपको देश की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बढ़त में ट्रांसलेट होगी, और मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स तेजी पकड़ेगा 6-9 महीने में। और वहां पे जो एग्जीक्यूट करते हैं प्राइवेट कैपेक्स की एक्सपेंशन की ऑर्डर, वो होते हैं एसएमई और एमएसएमई, और उनको जो फाइनेंसिंग की जरूरत होती है वो पीएसयू बैंक से आगे होते हैं, क्योंकि उनको समझते ही वो सेगमेंट को, और बहुत सालों से उनका एक अनुभव रहा है उधर। वेयर प्राइवेट सेक्टर और एनबीएफसी उतना उनको उधर एक्सपीरियंस नहीं है। तो इनकी जो एक लोन बुक भी ग्रोथ अच्छी होगी, और मार्जिन का एक्सपेंशन हो सकता है ओवरऑल बुक में, क्योंकि ये एमएसएमई को वो 12-14% में लेंड करती है। तो मेरे ख्याल में पीएसयू बैंकिंग स्पेस एक अच्छी रुझान में है, जिसको हमें देखना चाहिए। और अर्निंग सीजन की बात आपने उठाई, देखिए सितंबर 22 तक तो सेल्स कम हो गए थे, उसके बाद ही अब पिकअप होंगे। तो अक्टूबर की जो अर्निंग सीजन है उसमें नंबर्स थोड़ी नरमी से आएंगे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बहुत कस्टमर्स ने अपना सेल डिसीजन को, बाइंग डिसीजन को पोस्टपोन कर लिया है। तो ज्यादा उम्मीद ना रखे इस अर्निंग सीजन के रिजल्ट्स में, स्पेशली कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स में। बट उसको काउंटर करने वाली बात, और एफआईएस के लिए खास इंपॉर्टेंट है, यह है कि अक्टूबर अर्निंग सीजन से ध्यान आपको FY27 में चला जाता है, 1 ईयर फॉरवर्ड का। तो एक वो टाइम को बोलते हैं पी का करेक्शन हो जाएगा, तो एक ओवरऑल वो बैलेंसिंग फैक्टर होगा आपको अक्टूबर की सीजन में। और खबरें आ जाएंगी दिवाली की सेल की, वो भी मार्केट के लिए एक अच्छी खबर होगी कि नंबर्स अच्छे सेल हो रहे हैं। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है अक्टूबर से लेकर। सुनील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी, आपने नेक्स्ट पर्सपेक्टिव शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। अच्छा, ये दिन आज का हालांकि पुल बैक के नाम रहा, बट एक आपके स्क्रीन पे लिखा आता हूँ स्किप, दैट्स वोल्टास। डेलो की तरफ बढ़ती हुई, और थोड़ी सी परेशानी है यहाँ पर, और स्टॉक डेलो पर है। लेकिन डेलो पर जाने की वजह क्या है, क्यों ये पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है वाइट गुड सेगमेंट का स्टॉक? आइए बात करते हैं आशीष से। आशीष, वजह क्या है, लॉजिक क्या है इस गिरावट के पीछे?
देखिए काफ़ी उम्मीदें थी वोल्टास से कि जीएसटी कट के बाद यहाँ पर एक डिमांड हाइक देखने को मिलेगा, स्टॉक में तेज़ी आएगी, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो आज के सेशन में स्टॉक निराश कर रहा है। अब मैनेजमेंट की एनालिस्ट के साथ मीटिंग हुई है और जिसमें अगर आप देखें तो फेस्टिव डिमांड और जीएसटी कट इसके ऊपर बड़ी विस्तार में चर्चा हुई। दरअसल Q1 इनका बड़ा कमज़ोर देखने को मिला था। इनफैक्ट अगर आप फर्स्ट हाफ FY26 देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम में तकरीबन 15% की गिरावट अक्रॉस इंडस्ट्री आपको देखने को मिली थी। अब कारण इसका यह है कि डीलर लेवल पर देखें तो इन्वेंट्री लगातार बढ़ती जा रही है। अब दिक्कत की बात यह है कि मैनेजमेंट खुद कर रहा है कि जो Q2 होगा इसमें भी आप उम्मीद मत लगाइए कि कोई बहुत बड़ा टर्नराउंड देखने को मिल सकता है। अभी पहले जो डिमांड आएगी वो इन्वेंट्री को क्लियर करेगी और उसके बाद अगर आप देखें तो जो एक्चुअल डिमांड है वो यहाँ पर एक इम्पैक्ट करते हुए नजर आएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस सेगमेंट में यानी एसी सेगमेंट में कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसके चलते जो इनकी लीडरशिप थी मार्केट शेयर के लिहाज से, अब इसमें अगर आप देखें तो काफ़ी सारे चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि आगे आने वाले सेकंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी, इनफैक्ट Q2 के बाद से जब आगे एक बार इन्वेंट्री क्लियर हो जाएगी तब एक बेहतर आपको डिमांड रिकवरी का सिनारियो नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की जो लॉन्ग टर्म की कॉमेंट्री है ये काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। ये बता रहे कि जैसे कि मैंने बताया कि सेकेंड हाफ से यहाँ पर डिमांड पिकअप करते हुए नजर आएगी और ख़ास बात यह है कि जो कमर्शियल एसी सेगमेंट है यहाँ पर अगले 2 साल में अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ तकरीबन 15 से 20% की देखने को मिल सकती है। इनका जो बेको के साथ जेवी है वोल्टबेक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए, वॉशिंग मशीन्स के लिए, ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है और जीएसटी कट के बाद और बेहतरीन ग्रोथ की यहाँ पर उम्मीदें जताई जा रही है। स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो अभी भी स्लाइटली थोड़ा सा महंगा लग सकता है क्योंकि FY27 के लिहाज से ऑलमोस्ट 37 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, मार्केट शेयर को चैलेंजेस मिल रहे हैं, इसके चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में आज गिरावट है। जी हाँ, एक रीज़न है आज वोल्टास के अंडर परफॉर्मेंस का। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए। चलिए अब विषय को थोड़ा बदलते हैं, एक बार फिर से आते हैं फंडामेंटल व्यू से टेक्निकल व्यू की तरफ। हमारे साथ JM फाइनेंशियल से राहुल शर्मा मौजूद हैं। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नवरात्रि की आपको शुभकामनाएं। पहले तो एक कॉल आपकी जो बहुत खूबसूरत रही वो थी 129 पर 56,000 की कॉल आपने लास्ट इंटरेक्शन में बताई थी। उसके बाद मेरे ख्याल से वो वेडनेसडे नहीं थर्सडे को इंट्राडे हाई लगा के आई थी 386 रुपये का। नो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अब ये डिप तो होगा ही, खैर अभी भी स्टिल 219 पर ट्रेड कर रही है। ये हमें एक सरप्राइज एलिमेंट मिला राहुल जी, ये H1B वीज़ा कॉस्ट को बढ़ा देना, फी को बढ़ा देना, बट मोर और लेस प्रवाह देखें, अगर आप डायरेक्शन देखें मार्केट्स की वही है। डिप्स को बाजार ने बहुत अच्छे तरीके से बाय किया। तो इंडिसेस पे, मार्केट्स पे आपका व्यू सबसे पहले राहुल जी। जी हाँ, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी और आपके पूरी टीम को और दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जी हाँ, बैंक निफ्टी का कॉल काफी बढ़िया रहा और 3 गुना रिटर्न दिए एक वीक के अंदर और अब हमें लगता है कि मार्केट उस मोड में चला गया है जहां पर जो नेगेटिव न्यूज मार्केट एक तरह से डाइजेस्ट करके आगे बढ़ रहा है। एक पीरियड कुछ हफ्तों पहले ऐसा था कि कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती थी तो मार्केट रिएक्ट नहीं करता था और इनफैक्ट आज जो खुले में जो डिप आया वो डिप बाय इन होते हुए दिखा और कहीं ना कहीं मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो चेंज होकर बाय ऑन डिप का हो गया है। तो अगर इस हफ्ते में हमें खरीदारी के मौके तलाशने हैं तो निफ्टी में 25,150 के आसपास का लेवल काफी बढ़िया है। 2 ट्रांच में खरीदारी करें, 25,150 और 25,000, ये 2 लेवल है जहां पर बाय ऑन डिप का रणनीति रखेंगे। एज ऑफ नाउ एक्शनेबल नहीं है इंडेक्स के अंदर क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा कूलिंग ऑफ कंसोलिडेशन करने का व्यू है। हम पिछले 3 हफ्तों में 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी में देख चुके हैं, तो थोड़ा एक पुलबैक अगर आता है तो रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश ट्रेड्स के लिए सही रहेगा। तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, आई थिंक यहाँ पर फ्रेश ट्रेड लेने का व्यू नहीं है। इनफैक्ट अगर एक डिप आएगा तो डिप में खरीदारी करने की राय रहेगी और ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट का जो सेटअप है वो पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए आने वाले कुछ समय के लिए। ओके अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक आपकी प्लेसमेंट क्या है इस वक्त राहुल जी? कहाँ कहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट कंप्लीटली आप अवॉइड कर रहे हैं इस वक्त? जी हाँ, फिलहाल स्टॉक्स में अगर हम देखें तो काफी ऐसे सेटअप्स है जिसमें कैचअप रैली देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट MCX का सेटअप हमें यहाँ पर काफी प्रॉमिसिंग लगता है। एज अ डिस्क्लेमर हमने ये स्टॉक आइडियाज हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हैं, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है कि 8,400 तक का टारगेट MCX में देखने को मिल सकता है। इन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 7,850 का
और पिछले 3-4 सेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर कैश में वॉल्यूम्स काफी बड़े हैं और एक स्टॉक ने एक तरह से कंसोलिडेट करके यहाँ पर रिवर्सल करने का सेटअप दिखाया है, तो हमें लगता है कि ओवरऑल एमसीएक्स में सेटअप काफी बढ़िया रह सकता है। दूसरा आईआईएफएल में भी सिमिलर सेटअप है। स्टॉक ने 435-440 के आसपास बेस बनाया है, 430 का स्टॉप लॉस लगाइए आईआईएफएल में, माफ कीजिए, और टारगेट हमें लगता है तकरीबन 480 से लेके 500 रुपीस तक के देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रहेगी ये वीक में, इंडेक्स कॉल नहीं है, लेकिन एमसीएक्स और आईआईएफएल फाइनेंस ये दो सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लगते हैं। रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया है और हमें लगता है कि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के साथ यहाँ पर एक अच्छा कैचअप रैली देखने को मिल सकता है। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इंडेक्स पे आपकी पुरानी कॉल्स पे और सेक्टर्स पे और स्टॉक्स पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे स्टिल होल्डिंग, रिवर्सल ट्रेड्स के जो गेंस थे करीब के 25,303 पे। निफ्टी बैंक हेडिंग हाई 55,590 पे डे हाई को हिट करता हुआ, तो बैंक्स में स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन और इसको फाइनेंस करते हुए, इसको स्पॉन्सर करते हुए निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। बाकी जनाब आज है नवरात्रि का पहला दिन और रंगों की जो डेफिनेशन होती है, रंगों की परिभाषा, उसको श्रेया पूरा कर रही हैं सफ़ेद वस्त्र के साथ। चलिए अब चलते हैं महिला कंपार्टमेंट की तरफ। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। तो कंचन, नहीं वो कल से रंगों की जो हमारी रीत है ना उसको निभाना है। सुबह डिस्कस हुआ था रेड का, आपका तो सूट है रेड कलर का कंप्लीट। नहीं अब वो तो नहीं सिल सकता इतनी जल्दी, घर में रेमंड्स की शॉप थोड़ी है मेरे। बाकी देखते हैं कल क्या कर सकते हैं। ओवर टू यू। ट्राई कर सकते हैं।